आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। दो लेक्चर हम लोग पॉलिटी के ले चुके हैं और दोनों लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, कब कब संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, जो वो लोग बैठे थे साथ में वो कब बैठे थे, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब है क्या कि प्रस्तावना देखते हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, प्रस्तावना हमने कहाँ से ली थी? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में प्रस्तावना कहाँ से ली थी? नहीं पता? ध्यान से पढ़ लिया था। पता कौन से देश से प्रस्तावना ली गई थी? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट। नहीं पता? ऑस्ट्रेलिया। कहां से ली थी प्रस्तावना हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना को लिया था। प्रस्तावना मैं आपको पूरी यहां लिखकर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्रस्तावना जिन लोगों ने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो ग्रुप में आप लोगों के आ जाएगा प्रस्तावना का पूरा फोटो, उसको पढ़ लीजिएगा। आपने पढ़ी है? यस या नो? यस सर। हाँ, तो प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में अपने पहले जो लाइन आती है वो क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग है क्या? प्रस्तावना यानी कि संविधान का जो पहली जो लाइन है वो यही है, हम भारत के लोग। यानी कि ये बताती है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है, जो भारत के लोग हैं, वो सर्वशक्तिशाली। क्योंकि क्या है, आपको क्या लगता है देश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? राष्ट्रपति। ये लगता है ना? कौन होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली? राष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। उनका चुनाव कौन करता है? पब्लिक। भारत के लोग। संविधान में साफ कहा गया है कि हम भारत के लोग, पहली लाइन यही है प्रस्तावना की, क्या है? हम भारत के लोग। यानी कि सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली भारत में कौन है? भारत के लोग। क्लियर? ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जो संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है। संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, जिसमें से 9, 10, 11, 12 ये चारों क्या है? जोड़ी गई। नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले, हाँ, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान 1951, ठीक है। कब हुआ था? 1951। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1985। कौन सा संविधान संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन? 1985, 52वां संविधान संशोधन। यानी कि 52वीं बार जब संविधान को संशोधित किया गया था तो कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 10वीं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन कब? 1992, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची 1992 या 93 में। ऐसे ही क्या था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब जो है प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, ठीक है। वो शब्द क्या थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष की एकता, ठीक है, अखंडता, ऐसे शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा था। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये आपका कहलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या कहलाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो? छोटा संविधान, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब छोटा संविधान, क्योंकि आधी प्रस्तावना हमने यहां पर चेंज कर दी, ठीक है। कुछ शब्द जोड़े गए थे जिसकी वजह से 42वें संविधान संशोधन क्या कहलाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब क्या है कि एक मामला है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती व्यक्ति था जिन्होंने केरल सरकार के खिलाफ थोड़ा सा आंदोलन किया था। किस वजह से किया था, क्या किया था, उसके बारे में बताएंगे। भूमि को लेकर वो पूरा का पूरा मामला था, ठीक है। तो केशवानंद भारती ने क्या किया था 1973 में, ठीक है। केशवानंद भारती ने 1973 में
मतलब जब उसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जब केशवानंद भारती और केरल सरकार का मुकदमा चल रहा था, तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप पूरे संविधान में संशोधन करो, कुछ भी चेंज करो, लेकिन प्रस्तावना में केवल उसी लिमिट तक चेंज कर सकते हो कि इसका जो मूल वैल्यू है, यानी कि जो मेन जो प्रस्तावना की हेडिंग्स थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव से हमने ली है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक इसका जो मूल आधार है, जो मूल रूप है, वो परिवर्तित ना हो। अगर इसका मूल आधार या मूल रूप परिवर्तित होता है तो वो चेंज वैल्यूएबल नहीं होगा, वो चेंज मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन में एक चेंज किया गया था प्रस्तावना में। अभी तक केवल एक ही चेंज हुआ है। यूपीएससी और एसएससी दोनों ये चीज जरूर पूछेगा कि संविधान संशोधन में जो 42वां चेंज था वो क्या कहलाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अकेला आज तक का ऐसा चेंज है जो संविधान में मतलब प्रस्तावना के अंदर हुआ है। बहुत सारे चेंजेस हुए संविधान में, हर पोर्शन में हुआ, लेकिन प्रस्तावना में केवल एक ही चेंज हुआ है, जो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें एक वर्ड जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? अरे यस नो कुछ तो बोला करो यार। नो सर। नहीं पता? पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि जो भारत सरकार है वो किसी भी धर्म का अनादर नहीं करेगी। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। ठीक है, भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को उसका धर्म मानने से नहीं रोक सकती। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो भारत सरकार है वो हर धर्म के लिए क्या रहेगी? तटस्थ रहेगी, यानी कि किसी भी धर्म का अनादर नहीं करेगी, हर धर्म को, हर पंथ को मानेगी, यानी किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की सरकार है, ऐसा नहीं है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? पंथ निरपेक्षता का पालन करता है। पंथ निरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि किसी एक पंथ, किसी एक समाज, किसी एक समुदाय या किसी भी एक धर्म के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या जो सरकार बनेगी वो किसी एक समाज, समुदाय या धर्म के लिए नहीं है, वो भारत में रहने वाले भारत के लोगों के लिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है ना? तो पंथ निरपेक्षता का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, भारत में रहने वाले लोग अलग अलग धर्मों को मान सकते हैं। एक सरकार में जितने भी लोग, जितने भी आप मंत्रिमंडल को गठित करते हैं, वो अलग अलग लोगों को मान सकते, अलग अलग धर्मों को मान सकते हैं, लेकिन जो सरकार होगी वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगी। ठीक है, मोदी जी हिंदू धर्म के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार कौन सी? क्या हिंदू धर्म की है? नहीं ना। ठीक है, मुलायम सिंह यादव हिंदू धर्म के थे, क्या सरकार हिंदू धर्म की थी? ठीक है, कोई और जैसे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी मुस्लिम धर्म के थे, क्या सरकार मुस्लिम धर्म की? नहीं। सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, सरकार कैसी है? पंथ निरपेक्ष है, ना किसी धर्म की, ना किसी समुदाय की, ना किसी जाति की। सरकार किसकी है? भारत के लोगों की, और लोगों का धर्म हो सकता है लेकिन सरकार का धर्म नहीं होगा। दूसरी बात क्या थी? एक वर्ड और जोड़ा गया था जिसको हम कहते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहां का जो राष्ट्रीय ध्वज हो वो कैसा हो? निर्वाचित हो। ठीक है, कैसा हो? निर्वाचित हो। राष्ट्रीय ध्वज निर्वाचित हो मतलब जैसे हमारा पता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। ठीक है, एक ही जगह रहेगा ना, ऐसा तो नहीं चेंज होता रहे। ठीक है, क्या रहेगा? एक ही जगह रहेगा, एक ही है, सेम है। बैठी बैठी नीचे बैठी इस बैच की बात। ठीक है, क्या रहेगा? एक ही जगह रहेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है चेंज होता रहेगा गणराज्य। गणराज्य का मतलब समझ गए? इसका क्या हो? एक ही धर्म, मतलब एक ही जो राष्ट्रीय ध्वज वो कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर स्टेट अपना अपना अलग अलग ध्वज बना ले। क्या करेगा? एक ही ध्वज के नीचे सारे लोग होंगे। ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश का तिरंगा हो, मध्य प्रदेश का कुछ और, उत्तराखंड का कुछ और, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ और। पूरे भारत का कैसा है? एक ही है। क्या? तिरंगा।
ठीक है, तो भारत कैसा है? एक गणराज्य। गणराज्य। ठीक है, पंथ निरपेक्ष होगा, गणराज्य होगा। ठीक है, एक और वर्ड बोला गया था, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। 1789 में फ्रांस की क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था हमारे देश की, हालांकि पूरी दुनिया की। ठीक है, 1789 में फ्रांस में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, उसने पूरे दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। और उसी क्रांति का एक नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इन्हीं 3 वर्ड्स को उठाकर हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रखा था। कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा समानता और कुछ बुक्स में मिलेगा आपको समता। इंग्लिश में बात करें तो इक्वलिटी एंड इक्विटी। What is the difference between equality and equity? बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। जो भारत की प्रस्तावना है तो क्या होगा? इक्वलिटी या इक्विटी। क्या होगा? नहीं बताना? नहीं पता। What is the difference between equality and equity? कोई बता सकता है? नहीं पता? एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक ये खिड़की, ये पूरा एक कमरा है, कमरे मतलब दीवार है, दीवार में ये खिड़की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बहुत कुछ सिखाएगा ये आपको। ये खिड़की है, एक बंदा है जिसकी हाइट यहाँ है कि उसका सिर यहाँ आ रहा है और वो उस तरीके से लंबा सा एक बंदा खड़ा है। ठीक है, और एक बंदा है जो क्या है, छोटा सा है, उसका फेस यहाँ तक आ रहा है और वो यहाँ पर एक बंदा इस तरीके से। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, तो मजाक मत बनाना। ठीक है, तो क्या है कि ये दोनों बंदे हैं आपके पास, ये खिड़की है, यहाँ पर एक बंदा यहाँ दिख रहा है, एक बंदा यहाँ दिख रहा है, ये बंदा ए हो गया, ये बंदा बी हो गया। अब इनसे कहा जाए कि ठीक है भाई, बाहर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, झांक लो। बाहर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, झांक लो। ये झांक पाएगा कि बंदा बी है? नहीं ना। यूपीएससी का मेंस चल रहा है तो ये बाहर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, झांक लेना। तो ये तो देख लेगा, ये नहीं देख सकता। ये होता है समानता। और जब समानों में समानता की जाए तब कहलाती है समता। यानी कि अब इस बंदे बी को हम पहले एक देंगे स्टूल, और इस स्टूल के ऊपर या इस बॉक्स के ऊपर इसको करेंगे खड़ा कि भाई दोनों की हाइट कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए। अब जो होगी वो क्या होगी? समता। समता का मतलब होता है समानों में समानता, इक्विटी। मान लीजिए जैसे क्लास है, यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं, पहली बेंच, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच, पीछे तक। ठीक है, सभी लोग बैठे हैं। मैं यहाँ पर एक सोने का कोई भी एक चीज रखता हूँ या कोई भी एक चीज रखता हूँ और कहता हूँ कि भाई आके ले लो, तो पहली बेंच वाला सबसे पहले ले लो। क्या आखिरी बेंच वाले को मौका मिलेगा? नहीं ना। ये क्या होगी? समानता। मेरे लिए सब बच्चे समान हैं। लेकिन जब समानों में, बच्चे सारे समान हैं, इन समानों में मैंने क्या किया? समानता की सबको एक लाइन पे बैठाता हूँ, इक्वी डिस्टेंस करता हूँ। जैसे जब आप लोग प्री और मेंस क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू देने जाएंगे, तो जो आपकी चेयर होगी वो कहाँ होगी? सबसे इक्वल डिस्टेंस पे। जितने भी वहां पर जो पैनल बैठा होगा उन सबसे क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, उस चीज से जितने भी बच्चे हैं सबके लिए क्या करता हूँ? इक्वल डिस्टेंस करता हूँ। ये जो पीछे है या जो 1 किलोमीटर दूर है उनको दे दो गाड़ी, और उनसे कहूँ भाई तू कार से आ सकता है, ठीक है, और तू इतनी देर बाद चला। मैं तो कुछ भी करके सबको क्या कर दूं? इक्वल कर दूं। पहले से भी सब इक्वल है मेरे लिए सारे बच्चे समान है भाई। मैं सबको अवसर दे रहा हूं, लेकिन सबको समान करके तब अवसर दूं, तब वो क्या कहलाती है? समता। और इसी का रीजन है जो आज एक चीज आपके भारत में चल रही है, आरक्षण। आरक्षण क्या क्यों दिया गया? क्या था कि पहले के टाइम पर जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वही ज्यादातर पढ़े लिखे होते थे। वो जो निचले दर्जे के लोग थे वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो क्या था? उनको दिया गया आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन, कि भाई इतना आपका ही है, हमने ये आपको फिक्स कर दिया, अब इसमें आप सब इक्वल हो गए, आकर ग्रहण करो। ठीक है, इस वजह से उनको उठाने के लिए, उनको आपके इक्वल लाने के लिए जो स्टूल दिया गया, इसी का नाम क्या है? आरक्षण है। ठीक है, ताकि वो भी आपके इक्वल आ सके। ठीक है, समझ में आया समता और समानता में अंतर? यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो प्रियम्बल आप लोग घर से पढ़कर आएंगे, ठीक है, और जो उसके मेन वर्ड्स थे वो मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा एक बात बताइए, भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भारत के लोग। भारत के लोग। ठीक है,
राष्ट्रपति कौन चुनता है? हम। भाई हम यहाँ से अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, वही तो जाके आगे की सरकार को बनाता है, वही तो जाके आगे चुनता है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हम। और हम कौन है? भारत के लोग। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन? हम। ठीक है, संविधान में साफ ये बात कही गई उसकी प्रस्तावना में, पहला वर्ड जैसे आप संविधान का पढ़ेंगे क्या आएगा? हम भारत के लोग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली आप हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा संविधान संशोधन कहलाता है? 42। ठीक है, 42 संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान क्या है। जस्ट लाइक अ बुक, आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ी है, एस.डी. यादव की पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, ठीक है, ऐसी रीजनिंग की भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। संविधान भी क्या है? एक बुक है जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? पहला क्लास था जिस दिन पॉलिटी का, उस दिन बताया था कितने चैप्टर्स हैं? 22। कितने चैप्टर्स हैं? 22, जिनको हम कहते हैं भाग। ठीक है, क्या कहते हैं? भाग। 22। ठीक है, चैप्टर्स कितने हो गए? 22। अगला कौन सा है? अब क्या आता है कि चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक चैप्टर बस वही टॉपिक है। फिजिक्स की बुक पढ़ते होगे, ठीक है, जो 11th 12th वाले होंगे बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले एसएलआर हो रहा, हिंदी मीडियम वाले कुमार मित्तल। तो आपके एक ही चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे ना। तो वो जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे ही इनके चैप्टर्स में भी क्या है? बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, कितने हैं? हैं 392 352 आर्टिकल्स है। ठीक है, ये इसके अंदर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम बात करेंगे इनके बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, यानी कि भाग 1, पार्ट 1। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भाग 1 स्टार्ट करते हैं। अब हर चैप्टर का नाम होता है? हर चैप्टर का नाम होता है। तो भाग 1 का नाम क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब जानते हो? सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल एंड राज्य का मतलब स्टेट। सेंट्रल में आ जाता है संपूर्ण देश, पूरा का पूरा देश। हमारे देश का एरिया कहां से शुरू है, कहां खत्म है, कितना एरिया। ठीक है, और राज्य में क्या आ जाएगा? स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट? कौन सी स्टेट का कितना एरिया है? उत्तर प्रदेश का कितना है, दिल्ली का कितना है, बिहार का कितना है, ठीक है, मध्य प्रदेश का कितना है, बहुत सारे हैं, पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट और सेंट्रल, यानी कि पूरा जो कैपिटल है हमारा पूरा देश, इसका क्षेत्रफल कितना है, कैसे इनको जोड़ा गया है, कैसे बनाया गया। अब बात आती है कि चैप्टर नंबर 1 का तो नाम पता लग गया, अब इसमें टॉपिक कितने हैं, यानी कि आर्टिकल्स कितने हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 4। कितने हैं? 4। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। यानी कि पहले चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक। बात करते हैं पहले टॉपिक। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? यस। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है भाई? कोई तो बोलो, कुछ तो पढ़ के आया करो बे। जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। क्या है? इंडिया जो है वो ग्रुप है किसका? बहुत सारे स्टेट्स का। राज्यों का क्या है? एक संघ है। संघ का मतलब जानते हैं? संघ बोला ना अभी, सेंट्रल। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। अब ध्यान रखिएगा, संघ के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। देखिए क्या कहा है उसने? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब है क्या? 3 चीजें ध्यान रखना। एक होता है परिसंघ। क्या होता है? परिसंघ। एक होता है संघ। अब इस संघ के भी 2 मतलब है। ठीक है, उन्होंने कहा यूनियन
होता क्या है, तीन चीजें होती है, हिंदी में दो है, इंग्लिश में इसके नाम लिखोगे तो तीन चीजें होती हैं। एक होता है, क्या होता है, फेडरेशन, फेडरेशन। सेकंड आ जाएगा आपका यूनियन। इन दोनों का ही मतलब होता है संघ। इन दोनों का मतलब क्या होता है, संघ। फेडरेशन का मतलब भी संघ है और यूनियन का मतलब भी संघ है, और परिसंघ को क्या क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कॉन्फेडरेशन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन, यूनियन एंड कॉन्फेडरेशन? तीन वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहां पर जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। अब संघ है, जब संघ उसने बोला है तो उसने फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया है, उसने परिसंघ का यूज नहीं किया है, उसने केवल काय का यूज किया है, यूनियन। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है कॉन्फेडरेशन में, फेडरेशन में एंड यूनियन? कॉन्फेडरेशन का मतलब परिसंघ क्या है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, ये बहुत आसानी से टूट जाता है। क्या होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। मान लीजिए अभी भारत क्या होता है, एक कॉन्फेडरेशन होता है, एक परिसंघ होता है, तो क्या होता है, महाराष्ट्र कह देता भाई मैं अपना अलग देश बनाऊंगा, मैं अब इंडिया में नहीं रहेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश कह देता हम अपना अलग देश बनाएंगे, पश्चिम बंगाल कह देता हम अपना अलग देश बनाएंगे, जम्मू कश्मीर कह देता हम अपना अलग देश बनाएंगे। यानी कि क्या होता कि जो इंडिया है, ये जो अगर परिसंघ होता तो क्या होता, अलग 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 आसानी से टूट जाते हैं, जिसका जब मन होता तो उठ के अपना एक नया देश बना देता है। यानी कि ये परिसंघ नहीं, परिसंघ का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं संघ। संघ के भी दो आपको इंग्लिश मीनिंग मिलेंगे, फेडरेशन एंड यूनियन। तो फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस है? फेडरेशन में क्या है कि हम टूट सकते हैं लेकिन एग्रीमेंट करके, हम एग्रीमेंट साइन करा सकते हैं, और एग्रीमेंट साइन कराकर हम क्या कर सकते हैं, एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इस राष्ट्र को छोड़ सकते हैं। ठीक है, संघ है हम, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कराएंगे, एक एग्रीमेंट पास कराते हैं, और एग्रीमेंट पास कराकर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अलग राष्ट्र बना सकते हैं, किसी अलग राष्ट्र में जाकर मिल सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अब बात आती है यूनियन। यूनियन की क्या खासियत है कि ये कभी भी नहीं टूटता, और इसीलिए इंडिया क्या है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट्स का यूनियन है, यानी कि भारत का कोई भी राज्य अगर ये चाहे कि मैं जाकर अपना अलग देश बना लूं, या मैं किसी और देश में जाकर मिल जाऊं, या भारत से अलग हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं, ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि यूनियन कभी भी नहीं टूटता। तो कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन, तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया। कॉन्फेडरेशन क्या होता है, परिसंघ होता है, इससे कोई भी कभी भी आसानी से अलग हो सकता है। फेडरेशन का मतलब संघ होता है, और फेडरेशन से आप एग्रीमेंट के थ्रू अलग हो सकते हैं। और अगला आता है यूनियन। यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन इससे आप कभी भी नहीं टूट सकते, इससे कभी भी आप अलग नहीं हो सकते। तो समझ में आया? कितने राज्य हैं भारत में एट दैट टाइम? 29। और जो यूनियन टेरिटरीज है वो 7। 29 और 7 है, पक्का? यस सर। अभी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ विभाजन हुआ तो उसके बाद चेंज तो नहीं हुआ है? सर हुआ है कितना? 370। अरे भाई वो हट गया, धारा 370 हटा दी, वो नहीं। ये 29 और 7 तो चेंज नहीं हुए हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? बोलो, नहीं पता? 28 स्टेट और 28 स्टेट। समझे, ध्यान रखिएगा। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? स्टेट्स कितने हैं? 28, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। 29 के चक्कर में ना पड़ना, ये बहुत पहले था, ठीक है? अब इसको खत्म करो, बहुत पुरानी दुनिया में जी रहा, निकल के बाहर आओ वहां से, ठीक है? तो 28 क्या है?
स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। इन सबका क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इनका क्या है, यूनियन है, यानी कि इनमें से कोई भी अगर चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊं तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। भारत चाहे तो राज्यों के क्षेत्रफल में चेंज कर सकता है, किसी राज्य को छोटा बड़ा कर सकता है, तोड़कर 1 से 2 बना सकता है, 2 से 3 बना सकता है, 3 को मिलाकर 1 बना दे, 2 को मिलाकर 1 बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य भारत से अलग हो जाए। ठीक है, अब ये तो हो गया आर्टिकल नंबर 1। अब बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, यानी कि आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? राज्य के भारत में हाँ? भारत की संसद अगर चाहती है, पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकता है। अगर भारत की पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। मतलब तुम हमसे अलग नहीं हो सकते, हम चाहे तो नया ले आए। आप हमसे अलग नहीं हो सकते। ये 28 और 8 है, ये तो अलग नहीं होंगे। तुम चाहे तो इनका एक छोटा भैया छोटी बहन और उठा लाए। ठीक है, कोई भी एक नया राज्य हम मिला सकते हैं। जैसे कि सिक्किम जो था वो एक अलग देश था। एग्जाम्पल लेना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो सिक्किम था, सिक्किम का नाम तो सुने होंगे ना। एट ए टाइम क्या भारत का राज्य, एक स्टेट है भारत का। लेकिन अगर बात आप करते हैं 1975 से पहले की, तो सिक्किम क्या था, एक अलग देश था। और सिक्किम को भारत की संसद ने 16 मई 1975 को भारत के अंदर मिला लिया। डेट ध्यान रखिएगा, 16 मई 1975। कौन सा देश था? सिक्किम। इसको क्या बना लिया, भारत के अंदर मिला लिया था। और ये क्या हो गया, भारत का एक राज्य हो गया। यानी कि भारत की संसद चाहे तो किसी भी राज्य को अपने अंदर सम्मिलित कर सकती है, इंडिया के अंदर ला सकती है, लेकिन कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, ये तो बात हो गई आर्टिकल नंबर 2। सेकंड टॉपिक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3, यानी कि टॉपिक नंबर 3। ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? नए राज्यों की स्थापना करना। हाँ, हाँ। और जैसे पुराने अभी मैंने एक बात बोली थी ना कि अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य में फेरबदल कर सकती है। एक का तोड़ के 2 बना दे, 2 का तोड़ के 3 बना दे, 3 को मिलाकर 1 बना दे, किसी का भी नाम परिवर्तित कर दे। जैसे अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए और इन्होंने इलाहाबाद को क्या बना दिया, प्रयागराज। नाम परिवर्तित हुआ। यस सर। ठीक है, तो क्या है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसको अलग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अलग क्यों नहीं करेगी बताओ? क्योंकि आर्टिकल 1 में क्या कहा है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि आप राज्यों को अलग नहीं कर सकते, उसकी सीमाएं बदल सकते हो। 2 का 3 बना दो, 3 का 1 बना दो, 1 का 2 बना दो, दैट्स ऑल। नाम परिवर्तित करो, कुछ भी करो, लेकिन आप उसको अलग नहीं कर सकते। टॉपिक नंबर 3 अभी केवल ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है जी सर। आगे चल के इसके बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे पूरा। अब आता है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 नहीं पता। आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट यानी कि संसद आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का काम कर रही है, यानी कि या तो किसी बाहर के राज्य को अंदर अपने देश के अंदर, किसी बाहर के देश को अपने अंदर, या किसी बाहर के राज्य को अपने अंदर सम्मिलित कर रही है, या किसी भी राज्य का सीमाएं बढ़ा रही है, घटा रही है, तो जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, देश के राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा माना जाता है पूरे देश का, ये भी उसका विरोध नहीं कर सकते। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के काम में कोई भी पंगा नहीं कर सकता। समझे? आर्टिकल 2 में क्या है?
भाई किसी भी बाहर के राज्य को अपने अंदर ला सकते हैं। एग्जांपल लिखा है 16 मई 1975 को कौन आया था? सिक्किम। भारत में मिला दिया, संसद चाहे किसी को भी मिला सकती है। आर्टिकल 3 के अंदर क्या है कि चाहे तो भाई सीमाएं घटा दो, बढ़ा दो, दो को तोड़ के एक बना, दो को जोड़ के एक बना दो, एक को तोड़ के दो में परिवर्तित कर दो, जैसा आप चाहें वैसा करो। और ये दोनों का काम करते टाइम राष्ट्रपति भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। तो आपको जो पहला चैप्टर है यानी कि भाग 1 है, ध्यान रखना, जब मैं भाग बोल रहा हूं तो कहां क्या चल रहा है? चैप्टर। आर्टिकल बोल रहा हूं तो क्या चल रहा है? टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका कि जो एरिया होगा हमारा स्टेट का एंड जो आपका संघ है यानी कि सेंटर का, उसका कैपिटल का जो एरिया होगा उसको पढ़ना है। इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 1 में वो क्या कहता है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, बताया था यूनियन, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ यानी कि कोई भी आसानी से इससे टूट सकता है। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है लेकिन इसमें एग्रीमेंट के थ्रू आप अलग हो सकते हो। और यूनियन का मतलब भी क्या होता है? संघ होता है लेकिन इसमें आप कभी भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, पहला आर्टिकल समझ में आ गया। टॉपिक 1 क्या पढ़ना है? कल इसको क्लियर करेंगे और अच्छे से। टॉपिक नंबर 2 में क्या है कि संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है इंडिया की, वो चाहे तो किसी भी बाहर के राज्य को इंडिया के अंदर मिला सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 16 मई 1975 को आपने कौन से राज्य को मिला लिया था? सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया था और एक राज्य बना दिया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर संसद चाहे तो भारत के किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है। 2 को जोड़ के 1 बना दे, 1 को जोड़ के 2 बना दे। ठीक है, बहुत सारे राज्यों का विभाजन हुआ तो बताएंगे कल इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 3। और आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपका जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 पर कोई वर्क कर रही है तो जो आपके प्रेसिडेंट सर हैं यानी कि राष्ट्रपति जी हैं, वो भी इसमें कोई भी विरोध नहीं कर सकते, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।